व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एनालिसिस तुम सबने कर दिया कंप्लीट। अब बारी आ गई है पार्टनरशिप शुरू करने की। आज हमें रिवाइज करना है फंडामेंटल्स एंड चेंज इन पीएसआर। बहुत शानदार तरीके से इसको कवर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सारे बेसिक्स रिवाइज करा रहा हूं और शाम को 8 बजे जब आपके पास वीडियो आएगा उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे फंडामेंटल्स और गुडविल के। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं फंडामेंटल्स एंड गुडविल्स को। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों, हम लोग जल्दी से हेडिंग डाल देंगे फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में हम लोग बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप को पढ़ते हैं। किस तरीके से पार्टनरशिप अकाउंट्स तैयार होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होता है। तो जितने भी आने वाले चैप्टर्स है ना, सबका बेस फंडामेंटल्स है। अब इसके अंदर मेनली आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। एक तो बेसिक्स, दूसरा टॉपिक है हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट्स, और तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स। ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ शुरू कर रहे हैं, राइट। अब बेसिक्स क्या है? बेसिक्स में ये है बच्चों कि किस तरीके से पार्टनरशिप में प्रॉफिट्स को और आइटम्स को डिवाइड करा जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं और मिलजुल के बिजनेस करते हैं विद द मेन एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। इंटेंशन बिजनेस बनाना, प्रॉफिट बनाना होता है। अब 2 मिनिमम पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होंगे, तुमको पता होना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चों ये सारी चीजें कहां पे लिखी होती हैं कि भैया ये सब प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इस रेशो में शेयर करेंगे, इतनी सैलरी, इतना बोनस, ये सब के लिए बेटा वो डीड बनाते हैं जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड अगर बना ली तो वेल एंड गुड, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस म्यूचुअली डिसाइडेड है। लेकिन अगर डीड नहीं बनाई तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस तो डिसाइड नहीं हुए। तो फिर अगर डीड नहीं है, सबसे पहला जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट बनता है वो यही बनता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो क्या चलेगा। तो बच्चों हम फॉलो करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो ये बोलता है कि किसी भी पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करेंगे, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, 1:1:1 यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उस पे फर्म 6% पर एनम के हिसाब से पेमेंट करेगी। यानी कि अगर फर्म ने कोई लोन लिया है किसी पार्टनर से तो उस पे 6% के हिसाब से फर्म पेमेंट करेगी। ठीक है, तो अगर डीड नहीं है तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि या तो पार्टनरशिप डीड बना लो, नहीं बनाई तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं होगा, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बटेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म करेगी पे 6% के हिसाब से। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है इसके अंदर, दूसरी चीजें आती हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जब अकाउंट्स की बात करते हैं बेटा तो थोड़ा सा P&L अकाउंट का काम है, ज्यादा काम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है और बढ़िया से हमें कैपिटल अकाउंट भी सीखना है। ये 3 मेन अकाउंट्स हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है सर, P&L अकाउंट का क्या काम है बच्चों? यहाँ पे इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सर ये होते क्या है? चार्ज का मतलब होता है बेटा वो आइटम्स जो आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही पे करनी होती हैं। सर इसका मतलब ये जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं इसमें शुरुआत कहां से होती है? यहां पे हम सबसे पहले जीपी को ब्रॉट डाउन करते हैं, ये जीपी आ गया। फिर आप यहां पे कुछ खर्चे लिखते हो, जैसे आपने कोई इंटरेस्ट पे करना है तो वो, आपने किसी मैनेजर को कमीशन देनी है तो वो, आपने कोई रेंट देना है तो वो, आपने किसी एम्प्लॉय की
पार्टनर की नहीं, एम्प्लॉय की, कोई मेरे लिए काम करता है उसकी सैलरी देनी है तो वो, ये सब लिखने के बाद फिर नेट प्रॉफिट आता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो ये जितनी भी आइटम्स हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, मैनेजर कमीशन है, रेंट है, ये प्रॉफिट से पहले पे कर दिया जाता है। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको ये चीजें देनी ही पड़ती हैं। तो ऐसी आइटम्स जो P&L में लिखी जाती हैं और प्रॉफिट से पहले पे करी जाती हैं उनको चार्ज वाली आइटम्स बोलते हैं बेटा। इसके बाद जब ये प्रॉफिट आपका आ जाता है, फिर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो अकाउंट बनता है उसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। ये जो प्रॉफिट आया ना, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर्स में, तो ये प्रॉफिट पहले यहां आएगा, ये प्रॉफिट जो है यहां से इधर आ गया। अब इस प्रॉफिट को बांटना है। फर्म बोलती है भैया पार्टनर से कुछ पैसा लेना भी है तो क्या पहले ले लूं, तो अगर डीड में लिखा है तो ले लो। उस पैसे को क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यानी फर्म बोलती है अगर चिंटू और चिंटी ने कुछ पैसा निकाला है एज ड्रॉइंग्स तो उस पे ब्याज दो भाई हमको, फर्म को ब्याज मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म को मिलता है। तो फर्म के पास एक तो प्रॉफिट का पैसा है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा है, तो टोटल इतना पैसा फर्म के पास हो गया। अब चिंटू और चिंटी जो पार्टनर्स हैं वो फर्म से क्या क्या मांगेंगे, बोलेंगे हमने कैपिटल लगाई उस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो हमको, तो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ेगा। चिंटू और चिंटी ये बोल सकते हैं कि हमने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करा है तो हमें सैलरी बोनस कमीशन भी दो, फर्म को वो भी देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि फर्म फ्यूचर के लिए कुछ रिजर्व्स भी बनाए, ये भी हो जाएगा। अब सपोज ये 100 रुपए थे, ये 20 रुपए थे और 10 10 10 आपने ऐसे पे कर दिया, तो 120 में से 30 चला गया तो अभी भी 90 बचा। ये जो 90 बचा बच्चों, इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ये 90 का डिविजिबल प्रॉफिट चिंटू और चिंटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से। अब सर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही ना हो तो बराबर बराबर होगा बच्चों, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी आइटम्स आई, ये आइटम्स ये प्रॉफिट पे डिपेंड करती है कि मिलेंगी या नहीं मिलेगी। प्रॉफिट होगा तो ही आप इंटरेस्ट दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो। अगर फर्म को लॉस है, फर्म लॉस में है, तो भाई कहां से देगी सैलरी, पार्टनर को। पार्टनर तो मालिक है ना, उसको अल्टीमेटली अपनी जेब से ही पैसा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कहां से देगी। तो कॉन्सेप्ट में चार्ज और एप्रोप्रिएशन आपको पता होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों, एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी है कि अगर एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हो, अगर एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट्स हो, तो बच्चों अगर एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हो कि सपोज आपके पास यहां पे जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो तो 120 रुपए के हैं, वो तो 120 रुपए के हैं, लेकिन पार्टनर का इंटरेस्ट बैठ रहा है 100 रुपए, पार्टनर की सैलरी भी बैठ रही है 100 रुपए, रिजर्व तो हमने कुछ बनाया नहीं। तो देखो पार्टनर मांग रहे हैं 200 रुपए और फर्म के पास अवेलेबल सिर्फ 120 है। यानी कि जो एप्रोप्रिएशंस है, जो पार्टनर मांग रहे हैं 200 रुपए, वो ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट्स। बस जितना अवेलेबल है उतना ही, डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ, ये ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशंस। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मत डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एप्रोप्रिएशंस की रेशो में। सपोज एप्रोप्रिएशंस का रेशो यहां 100 है, बराबर है, तो फिर 120 रुपए 60 मिल जाएंगे। सपोज ये बराबर ना होता, सपोज ये ऐसे होता कि यहां पे 120 और यहां पे 80, सपोज ऐसे होता, तो फिर ये 3:2 होता ना, तो फिर 120 रुपए 3:2 में बंटते। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो हमेशा कभी भी अगर एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हो तो जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है बस वो मिलेगा, डिविजिबल प्रॉफिट कुछ नहीं बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फिर पांचवा हमारे पास इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट बनता है, फिफ्थ हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट बनता है कि सर ये आईओडी कैसे कैलकुलेट होता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं।
एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड बोलता है जब जब आपने ड्राइंग्स करी, जब जब उस पे रेट ऑफ ड्राइंग्स लगाओ, टाइम पीरियड लगाओ, डिवाइड बाय 12 निकाल लो। यानी अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि चिंटू ने विड्रॉ करा कब, सबसे पहले 10,000 रुपए निकाले 1 अप्रैल को, फिर 20,000 रुपए निकाले 30 सितंबर को, फिर 25,000 रुपए निकाले 1 जनवरी को, फिर 30,000 रुपए निकाले 1 मार्च को। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? बोलता है जितनी बार ड्राइंग्स करी उतनी बार फॉर्मूला लगाओ, ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम पीरियड अपॉन 12, टोटल निकालो और आंसर। तो यहां क्या होगा? 10,000। सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% है, 10% इंटू 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से तो पूरे 12 महीने का लगेगा, जो भी आएगा। ये पहला हो गया। फिर दूसरा 20,000 पे 10%। अब यहां पे सितंबर खत्म हो चुका है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च 6 महीने का निकल जाएगा, जो भी आएगा। फिर यहां पे 25,000 पे 10% मल्टीप्लाइड बाय 1 जनवरी है, तो जन, फेब, मार्च 3 महीने, यहां पे भी जो भी आएगा। फिर 30,000 इंटू 10% इंटू 1 मार्च है तो 1 महीना, यहां पे भी जो भी आएगा। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चिंटू का बन जाएगा। यानी हर बार ये फॉर्मूला लगाओ और करते चले जाओ। लेकिन सर क्या ये प्रोडक्ट शॉर्टकट है? प्रोडक्ट में टाइम बचता है। प्रोडक्ट में फॉर्मूला चलता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। सिंपल। प्रोडक्ट बोलता है इतना करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट बोलता है आप यहां से देखो, 10,000 1 अप्रैल कितने महीने? 12। यहां पे कितने महीने? 6। यहां पे कितने महीने? 3। यहां पे कितने महीने? 1। बोलता है इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना कितना आएगा? 1,20,000, 20,000 इंटू 6 1,20,000, 25,000 इंटू 3 75,000 और ये 30,000। तो टोटल कितना होगा? 1 20 और 1 20 240, 240 और 30 270, 270 और 75 80 90 3 लाख 345। अगर कोई कैलकुलेशन आ रहा हो तो देख लेना यार, सम करा है मैंने बस, ठीक है। तो यहां पे होगा 345 टोटल ऑफ प्रोडक्ट 345 इंटू रेट इंटू 1/12। बस 1/12 हमेशा प्रोडक्ट मेथड में चलेगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल मेथड से हर बार निकालो, प्रोडक्ट मेथड से बस एक ही बार काम हो जाएगा, राइट। अब सर अगर जो ड्राइंग्स हैं वो यूनिफॉर्म हो या इक्वल हो, इक्वल ड्राइंग्स हैं और इक्वल टाइम पीरियड पे है। फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा हुआ है कि चिंटू हर महीने पहली तारीख को 10,000 रुपए निकालता है, हर महीने निकालता है, 1 जनवरी 1 फेब 1 मार्च, या तो ऐसे है ना, या फिर वो हर महीने के लास्ट में निकालता है, भाई लास्ट में बिल्कुल 30 अप्रैल 31 में बिल्कुल लास्ट में निकालता है। तो वो बताएगा कि अगर इक्वल हो तो हम यहां पे बच्चों एवरेज टाइम पीरियड मेथड लगा सकते हैं। यहां पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं? एवरेज टाइम पीरियड मेथड। एवरेज टाइम पीरियड मेथड बोलता है अगर मंथली ड्राइंग्स हैं या फिर क्वार्टरली ड्राइंग्स हैं या फिर हाफ ईयरली ड्राइंग्स हैं, तो आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो। कैसा शॉर्टकट? मंथली में बेटा बिगिनिंग में निकाला, मिड में निकाला या एंड में निकाला, तो हम बोलेंगे ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12। ये ड्राइंग्स क्या है? टोटल ड्राइंग्स। सर टोटल ड्राइंग्स का मतलब? टोटल ड्राइंग्स का मतलब बच्चों अगर 1,000 रुपए हर महीने निकालता है तो पूरे साल के कितने हुए? 12,000 हो गए ना। तो 12,000 इंटू रेट इंटू 6.5। मिड में निकाला तो ये सेम 6/12 चलेगा, एंड में निकाला 5.5/12 चलेगा, ये सेम। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 6 या 5.5, ठीक है। ये सब मैंने बहुत डिटेल में कवर करा है 100 डेज वाली सीरीज में भी,
जीएनजी वाली सीरीज में भी मुझे उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। स्टिल अगर नहीं आ रहा होगा तो जीएनजी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहां से एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अब क्वार्टरली देखो, बिगिनिंग में, मिड में या एंड में। बिगिनिंग में क्या होगा, यहां पे क्या चलता है 7.5/12, 6/12, 4.5/12। क्वार्टर में बेटा ये चलते हैं, और क्वार्टर में ड्राइंग्स को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब पूरे साल की निकलती है। मंथली में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे 1000 पर मंथ है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तब 12,000 निकलेगा। क्वार्टर में 4 से मल्टीप्लाई करना, हाफ ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बिगिनिंग, मिड, एंड। यहां पे क्या चलता है, यहां पे चलता है 9/12, 6/12, 3/12। ये बच्चों, मेरे नालायकों, ये हमारे पास टाइम पीरियड चलता है, ठीक हो गया। एक चीज और ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा लिखा है 10% पर एनम, यानी पर एनम वर्ड है तो ही टाइम पीरियड लगेगा। अगर ऐसा लिखा हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, पर एनम नहीं है, तो फिर सीधा सीधा लगा देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिखा हुआ है कि चिंटू निकालता है 10,000 रुपए 1 अक्टूबर पे, चिंटू निकालता है 10,000 1 अक्टूबर पे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम के हिसाब से है, तो आप बोलोगे 10,000 रुपए 10% पर एनम, और क्योंकि 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च 6 महीने का होगा। सेम क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि चिंटू निकालता है 1 अक्टूबर पे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% है, पर एनम नहीं लगाया, तो फिर आप बोलोगे 10,000 पे 10% और टाइम पीरियड नहीं लगेगा, नो टाइम पीरियड। यहां पे कोई भी टाइम पीरियड हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिंपल। तो अगर 10 पर एनम वर्ड है तो ही टाइम पीरियड होगा, नहीं तो टाइम पीरियड नहीं होगा। अगर पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड भी नहीं लगाएंगे। एक पॉइंट तो याद रखना। दूसरा पॉइंट बच्चों, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब हुआ, क्वेश्चन में बताया नहीं गया, क्वेश्चन साइलेंट है कि कब विड्रॉ करा गया, तो आप हमेशा 6 मंथ्स का टाइम पीरियड यूज करके चलोगे, इसका भी ध्यान रखना, ठीक हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लो यहां तक का, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं बेटा अगला सवाल, अगला कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर में है, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल है, जिस डेट से कैपिटल लगी है वहां से लास्ट तक आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई केसेस नहीं है। अगर कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई है तो अप्रैल से लेके लास्ट तक 12 महीने आ जाएगा। 1 अक्टूबर को लगाई है तो अक्टूबर से लेके लास्ट तक 6 महीने आ जाएगा। 1 जनवरी को, इस तरीके से वो बताएगा, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सिंपली आप निकाल सकते हो, ठीक है। सैलरी बोनस कमीशन पे भी किसी प्रकार का कोई भी हिसाब किताब या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सैलरी बोनस कमीशन भी डायरेक्टली निकल जाता है। परफेक्ट है, सही है। ये सब बच्चों हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीजें थी, ठीक है। ये सब P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड चीजें थी। इसके बाद बेटा अब हमारे पास नंबर 7 पे हमारे पास आते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको ये बना के दिखाया। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट में पैसा आता है, डेबिट में पैसा जाता है। तो क्रेडिट में प्रॉफिट आया सबसे पहले, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला, ये फर्म ने पे करा, रिजर्व बनाया और ये डिविजिबल प्रॉफिट बांट दिया। Then we have कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। सर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, तो कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पास बच्चों 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो कैपिटल्स फिक्स्ड हो सकते हैं या कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हो सकते हैं। अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल्स बच्चों फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही कैपिटल अकाउंट बन जाता है, उसी के अंदर सब कुछ आएगा। सपोज 2 पार्टनर हैं, चिंटू चिंटी, चिंटू चिंटी, चिंटू चिंटी, 2 पार्टनर्स हैं सपोज, ठीक है। कैपिटल का नेचर क्या होता है कि ये क्रेडिट में बढ़ता है, डेबिट में कम होता है, और एप्रोप्रिएशन में जो जो चीजें डेबिट में आई वो इसमें क्रेडिट में आएंगी, जो जो वहां पे क्रेडिट में आई थी वो इसमें डेबिट में आएंगी, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर तुमने कैपिटल ही इंट्रोड्यूस करा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करा तो यहां आएगा बाय बैंक, ये एडिशनल कैपिटल है बच्चों। ये क्या है, दिस इज एडिशनल कैपिटल,
ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस आ गया, फिर जो पार्टनर को प्रॉफिट में से मिला, जो पार्टनर को प्रॉफिट्स में से मिला, ये तो इन्होंने खुद लगाया था पैसा, प्रॉफिट्स में से क्या क्या मिला, आईओसी मिल गया, उसके बाद सैलरी, बोनस, कमीशन मिल गया, फिर डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो ये जो 3 आइटम्स हैं ये प्रॉफिट में से मिली हैं। ये तीनों चीजें आपको कहां से मिली हैं? प्रॉफिट्स में से, कि आपने मेहनत करी है और ये प्रॉफिट्स में से आपको मिली है। तो इसमें कुछ चीजें तो वो है जो आपने खुद पैसा लगाया, कुछ वो है जो आपने मेहनत करके कमाया। ठीक है, अब डेबिट में क्या आता है कि जो आपने पैसा लगाया हुआ था वो ही निकाल लिया, जो लगाया हुआ था वो ही निकाल लिया, ये कैपिटल विड्रॉन है, कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, एक चीज ये होती है कि आप अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा निकाल के ले गए, जो लगाया था उसमें से नहीं निकाला, प्रॉफिट्स में से निकाला, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। दोनों में फर्क भी समझ में आ गया। अब जो ड्रॉइंग्स करी उन पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करेगी फर्म, तो पार्टनर को देना पड़ेगा, राइट। और लास्ट में हम यहां पे बैलेंस निकाल देंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका बैलेंस आ जाएगा और कैपिटल अकाउंट तैयार। अब इस कैपिटल अकाउंट में बच्चों 2 चीजें हैं मेन, एक तो ये है जो पैसा आपने खुद लगाया है, और एक चीज ये है जो हमने मेहनत करके कमाया है या हमने पे करा है, ये वाली आइटम्स। ठीक है, तो अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तब तो ये दोनों साथ में चलेगी, जो पैसा हमने लगाया वो भी, जो मेहनत करके कमाया वो भी। लेकिन अगर कैपिटल्स को फिक्स्ड बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब कैपिटल बोलते हैं हमें बंटवारा चाहिए, हमें अलग कर दिया जाए, हम साथ में नहीं रहेंगे, हम अलग रहना चाहते हैं, बंटवारा, परिवार में फूट पड़ गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, अरे आप क्या पढ़ने आए हो, ये जो है ये पढ़ने के लिए आती हैं, फ्लाइज जो है यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ने के लिए आई हैं। तुम्हें दिखती है क्या कभी कभी कैमरे में? यहाँ घूमती रहती है मेरे घर के आसपास। भाई मेरी मम्मी जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रेम है एनिमल्स से, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको। हमारे घर के आसपास बहुत सारे आपको डॉग्स देखने को मिलेंगे, कैट्स देखने को मिलेंगी, बर्ड्स देखने को मिलेंगे। मेरी मम्मी जो है वो हनी बीज को भी खाना डाल देती हैं कि लो बेटा खाना खा लो, हमें पकड़ लेना तुम लोग, ठीक है। तो सारी चिड़ियाँ दुनिया भर की, डॉग्स दुनिया भर के, कैट्स दुनिया भर की, गाय देखने को मिलेंगी हमारे घर के आसपास। तो इतने सारे एनिमल्स, मतलब सबको खुला दरबार है, आइए, जो दिख गया पशु। गिलहरियां देखने को मिलेंगी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे घर में जो छिपकलियां घूम रही हैं ये भी कहीं ना कहीं मम्मी ने इनको दूध दाद तो नहीं डाल दिया कि लो बेटा तुम भी दूध पी लो, रोटी खा लो तुम भी। कभी कभी ऐसा लगता है बट कहते कुछ नहीं है किसी को, जानवर बेचारे बहुत अच्छे होते हैं, इंसान से तो बहुत अच्छे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत अच्छे हैं ये। चलो अब ये घूमती रहेगी, इससे डर लगता है लोगों को, लेकिन ये कहती कुछ नहीं है। चलो जी, तुमने देखी कभी, नोटिस करा? वैसे मुझे कमेंट में बताना, कैमरे के आगे कई बार आती है, तुमने नोटिस करा क्या? अब देखो बच्चों, बंटवारा हो गया तो कैपिटल फिक्स्ड हो गए, तो 2 अकाउंट बन जाएंगे। ऊपर वाले को बोलेंगे कैपिटल अकाउंट, ऊपर वाले को बोलेंगे कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बस जो तुमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है, कैपिटल विड्रॉन जो तुमने कैपिटल विड्रॉ करा है, और कैपिटल का बैलेंस निकाल दो, बस। देखो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ये बनेगा। बाकी ये प्रॉफिट वाली आइटम का घर अलग, प्रॉफिट वाली आइटम का घर अलग कर दो, इसको बोलूंगा करंट अकाउंट। चिंटू चिंटी का घर है ये, इसको बोलना है करंट अकाउंट बाय आईओसी। अगर बच्चों करंट का बैलेंस हुआ क्वेश्चन में तो बैलेंस भी लिख देना, क्योंकि अगर पिछले साल भी ये अकाउंट फॉलो करा होगा तो कुछ तो करंट अकाउंट का बैलेंस पिछले साल से आगे आएगा ना, तो हम उसको लेके आ रहे हैं, बैलेंस लिख देना। उसके बाद आपका आईओसी, देन कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन, उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। फिर इसमें से कुछ पैसा निकाल के घर ले गए तो ड्रॉइंग्स, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और फिर बैलेंस। जाएंगे दोनों बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ही, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो करंट अकाउंट का बैलेंस हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएंगे, क्योंकि फर्म ने तो दोनों पैसे पे ही करने, राइट। ये दोनों ही बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास कैपिटल अकाउंट बनके तैयार हो जाता है, ठीक है, परफेक्ट।
ये हमारा कैपिटल का रिवीजन हो गया। सर इसके बाद और कौन सा कॉन्सेप्ट है? इसके बाद बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 9 है इंटरेस्ट ऑन लोन। कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। आ जाओ भी ये सिखाता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन में क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन में कुछ ऐसा है, अरे यार, लोन दो तरीके से होता है, फर्म ने लिया या फर्म ने दिया। देखो बेटा, अगर फर्म ने लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर फर्म ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट रिसीव करोगे, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब जो इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, वो चार्ज वाला आइटम होता है। चार्ज वाला आइटम का मतलब कि आपको पे करना ही पड़ेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, आप कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, पे करना ही पड़ेगा। तो चार्ज वाली आइटम है, तो इसीलिए ये P&L के डेबिट साइड में लिखा जाता है, और मिलता है तो P&L के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है। अब जब आप पे करोगे तो हम लोग क्लास 11th में भी सीखते थे कि अगर कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहता था तो हम लोन अकाउंट में ही जोड़ देते थे। तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरी तरफ लोन अकाउंट में ही क्रेडिट साइड में लिख देंगे, P&L के डेबिट में, लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर मिल रहा है तो P&L के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, कि पार्टनर से ये पैसा लेना है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसको पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट में कर देते हैं, नंबर कट जाएंगे। ध्यान रखना, अगर पे करना है तो P&L के डेबिट में और लोन अकाउंट के क्रेडिट में, वहीं पे रिसीव करना है तो P&L के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और है, वो क्या है? अगर डीड नहीं है और अगर डीड है, अगर डीड है तो बेटा जैसे डीड में लिखा है वैसा चलेगा, 5%, 7%, 10%, जैसा आपने डीड में डिसाइड कर लिया वैसा। डीड नहीं है तो 6% पर annum के हिसाब से एक्ट बोलता है देना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते आप इससे। लेकिन अगर मिलना हो तो फिर से दो केस, अगर डीड है तो एज पर डीड चलेगा, जितना भी आपने डिसाइड करा हुआ होगा। अगर डीड है ही नहीं, अगर डीड नहीं है तो फिर निल, फिर कुछ भी नहीं बेटा, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास लोन में ध्यान रखना कि लोन अगर फर्म ने लिया है तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, पे करेगी तो डीड के हिसाब से है तो डीड के हिसाब से, नहीं तो 6% के हिसाब से। लिखा कहाँ जाएगा? P&L के डेबिट में, लोन अकाउंट के क्रेडिट में। रिसीव करेगी तो P&L के क्रेडिट में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। ये बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन पे बेस्ड चीजें हो जाती हैं। ठीक है। ऐसे ही रेंट है, ऐसे ही हमारे पास, आजा चल जा भाई, ऐसे ही हमारे पास रेंट है, ऐसे ही हमारे पास मैनेजर्स कमीशन है। ये भी चार्ज वाली आइटम्स हैं, तो ये भी P&L के डेबिट में ही लिखी जाती हैं, ध्यान रखना, ये भी चार्ज वाली आइटम है बच्चों। सही है। अब कई बार ये हो जाता है कि पार्टनर सैलरी और एम्प्लॉय सैलरी, तो एम्प्लॉय की सैलरी एक चार्ज है, P&L में जाएगी। पार्टनर की सैलरी तभी देनी है अगर प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं देनी। ठीक है। इसके बाद नंबर 11 आता है इसमें, जर्नल एंट्रीज। नंबर 11 क्या आता है इसके अंदर? जर्नल एंट्रीज। सर ये हमने जितना भी काम करा इस सब की जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी? आओ जरा। जर्नल की बात करूं तो सबसे पहला होता है जो आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करा, जो आपने P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में करा ना, तो उसकी एंट्री बनेगी P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला एंट्री तो ये है, P&L डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा काम आप क्या करते हो बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किससे लेते हो? पार्टनर से लेते हो। तो आप बोलते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि आपको मिल रहा है। ठीक है। अगला बनता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो एंट्रीज होती हैं बेटा, पहली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर इसकी क्लोजिंग एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये हमारी क्रेडिट साइड वाली एंट्री हो गई। अब डेबिट साइड से शुरू करते हैं। डेबिट साइड में क्या क्या आता है?
सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को मिलता है ना, तो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और आपका खर्चा है इसलिए डेबिट हो रहा है। देन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगला कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन जो फर्म ने पे करनी है, तो सैलरी डेबिट, बोनस डेबिट, कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको क्लोज करना है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, बोनस, कमीशन। कोई भी एक्सपेंस हो वो क्लोज तो होगा ईयर एंड में, है ना। ईयर एंड में जाके हम सब कुछ P&L या P&L एप्रोप्रिएशन से क्लोज कर देते हैं। देन अगर आपको रिजर्व बनाना हो, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, इसकी एक ही एंट्री होती है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। देन डिविजिबल प्रॉफिट की क्या एंट्री होती है, जो हमने आखिरी में डिविजिबल प्रॉफिट निकाला। डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री होती है बच्चों हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट। लो बच्चों, ये हमारी बेसिक जर्नल एंट्रीज हो गई। आईओसी हो गई, आईओडी हो गई, डिविजिबल प्रॉफिट्स हो गया, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की हो गई। अब हमारे पास बची एंट्री किस चीज की, इंटरेस्ट ऑन लोन की। सर इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ गया? देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पे करना है तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पहले हम लोन अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे और फिर P&L के डेबिट में डाल देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। एक तो ये है। जब रिसीव करना होता है बच्चों तो कैपिटल से लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू P&L अकाउंट। ये P&L के क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये हमें मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही रेंट का होता है, रेंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है, ओके, ये सॉर्टेड है, परफेक्ट, ये भी डन है बच्चों। ये हमारे पास कुछ बेसिक चीजें बनती हैं। आई होप आपको इस पे पूरी क्लैरिटी होगी और इस पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। फंडामेंटल्स डन है, कंप्लीट है। अब देखो ये बेसिक्स हैं, दीज आर ऑल बेसिक्स, राइट, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इसमें आए, डीड के हिसाब से आ गया, अकाउंट्स कौन कौन से बनेंगे, चार्ज एप्रोप्रिएशन आ गया, एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट्स आ गया, उसके बाद आईओडी का कैलकुलेशन, आईओसी का कैलकुलेशन, P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट है, रेंट मैनेजर्स कमीशन का क्या ट्रीटमेंट है, और इन सबकी जर्नल एंट्रीज। ये हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर का एक क्रक्स है जो तुमको पता होना चाहिए। सॉर्टेड, ये डन है। अब इसके बाद हमारे पास आईओसी के कुछ केसेस बनते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आईओसी के कुछ केसेस बनते हैं। अब मैं तुम्हें वो एक बार सारे के सारे बता देता हूं। देखो आईओसी के कुछ केसेस कैसे बनते हैं। आईओसी पे चार्ट बनेगा पूरा, ठीक है। क्या चार्ट बनेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड चीजें, पहले तो डीड नहीं है या डीड है, ठीक है। अगर डीड ही नहीं है तो हम लोग इस केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर डीड ही नहीं है तो बात ही खत्म, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। अब अगर डीड है तो डीड में आईओसी दिया है या डीड में आईओसी दिया ही नहीं है। हमने डीड तो बनाई है लेकिन उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा ही नहीं है। अगर लिखा ही नहीं है तो फिर कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। अगर लिखा है तो फिर क्या हमने यहां पे ये लिखा है कि उसका एप्रोप्रिएशन मानो या चार्ज मानो। अगर बच्चों कुछ भी नहीं लिखा तो आप उसको हमेशा एप्रोप्रिएशन मानोगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर डीड में लिखा है कि उसको चार्ज कंसीडर करो, डीड में लिखा है कि उसको चार्ज कंसीडर करो, तो बच्चों अब यहां पे 3-3 केस बनते हैं। 3-3 केस क्या बनते हैं हमारे पास यहां पे।
सफिशिएंट प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉसेस। यहां पे भी तीन केसेस बनेंगे, सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स और लॉसेस। ठीक है, परफेक्ट। अब समझो मेरी बात को, अगर डीड में लिखा है कि आईओसी देना है और हम उसको एप्रोप्रिएशन कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 रुपए का है और प्रॉफिट मेरे पास 50,000 रुपए का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से दे सकता हूं। तो यहां पे हम पूरा आईओसी दे देंगे, फुल आईओसी, पूरा आईओसी दे देंगे। ठीक है, अब सपोज मेरे पास प्रॉफिट ही कम हुआ, सपोज आईओसी जो है वो 20,000 है और मेरे पास जो प्रॉफिट है वो 10,000 का है, तो अब ये क्या हो गया, ये केस बन गया बच्चों एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट्स का, एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट्स का केस बन गया। तो इस केस में क्या करना है, बस अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट दो, अवेलेबल प्रॉफिट्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस जितना अवेलेबल है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्या करूं? अगर लॉस हो गया तो फिर कोई भी आईओसी नहीं देंगे, कोई भी आईओसी देंगे ही नहीं। भाई मैं लॉस में हूं, कहां से दूं? राइट, तो ध्यान रखना, एप्रोप्रिएशन मान रहे हो तो सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा आईओसी दो, इनसफिशिएंट है तो जितना प्रॉफिट है बस उतना उतना बांट दो, लॉस है तो कोई आईओसी नहीं दोगे। अगर चार्ज वाला आइटम है, हमने डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, तो बच्चों अब तीनों ही केसेस में, चाहे सफिशिएंट है, चाहे इनसफिशिएंट है, चाहे लॉसेस है, तीनों ही केसेस में तुम्हें फुल आईओसी देना पड़ेगा, फुल आईओसी देना पड़ेगा, पूरा आईओसी तीनों ही केसेस में। और एक बात और देखना, चार्ज है अगर, तो फिर ये P&L की डेबिट साइड में जाएगा, फिर ये कहां पे जाएगा, P&L की डेबिट साइड में जाएगा, और चाहे फर्म को लॉस हो जाए लेकिन आपको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर आईओसी को हमने चार्ज माना तो फिर फुल आईओसी आपको देना पड़ता है। डन। इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं रात को, टेंशन मत लो। अभी एक बार मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें याद दिला दूं कि ये इसमें है। डन है जी। ये पूरे के पूरे बेटा हमारे फंडामेंटल्स में आते हैं, बेसिक्स में। ठीक है, इसके बाद एक पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। सर ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, अब इसको देख लेते हैं जरा। पास्ट एडजस्टमेंट बेटा हम लोग डायरेक्टली वैसे तो क्वेश्चन ही करेंगे इसके, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। पास्ट एडजस्टमेंट को, चल जा यार तू क्यों थक जाता है, अभी तो पेपर में है 3-4 दिन, चल जा। पास्ट एडजस्टमेंट्स को बच्चों हम लोग एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स भी बोलते हैं। एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का क्या मतलब होता है कि हमने जब बुक्स बंद कर दी तो बुक्स बंद करने के बाद हमको समझ में आया कि कुछ चीजें हम भूल गए, ओमिशन, या फिर हमने कुछ चीजें गलत दे दी, कमीशन। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि बुक्स बंद करने के बाद आपको रियलाइज हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए, तो फिर कैसे सही करूं? तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, आईओसी पार्टनर को दे देंगे। तो कैसा सीखा था हमने, आईओसी पार्टनर को क्रेडिट कर दो, पार्टनर के लिए क्रेडिट तो फर्म के लिए डेबिट, फर्म भी तो लिखेगी, फिर दोनों की नेट एंट्री निकाल लो। करते थे या नहीं करते थे? ऐसे ही अगर आईओडी चार्ज करना भूल गए तो फिर क्या होगा, भूल गए चार्ज कर लो, आईओडी को डेबिट करो, अब पार्टनर के लिए डेबिट तो फर्म के लिए क्रेडिट, फिर दोनों की नेट एंट्री निकल जाएगी। तो नेट एंट्री कैसे निकालते हैं ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सीख लेंगे, और एक फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री इसमें करनी होती है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री में बस ये ध्यान रखना, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो फिर हम एंट्री करंट अकाउंट से कर देते हैं। सही है, परफेक्ट है, परफेक्ट। इसके बाद बच्चों फंडामेंटल्स में जो लास्ट रिवाइज करने वाला टॉपिक आता है वो आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स में 3 तरीके के केसेस बनते थे, याद करो जल्दी से। क्या क्या बनता था? सबसे पहले अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी करी है, पार्टनर टू फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी करी है तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहां पे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का, ठीक है, जिसमें सी सिर्फ और सिर्फ 50,000 कमा के दे रहा है, बाकी ए और बी ने कमाए हैं, जबकि सी ने ये बोला था कि मैं कम से कम 70 कमा के दूंगा, बोला था 70 कमा के दूंगा, लेकिन कमा पाए सिर्फ 50 ही सी, तो फिर वो 20,000 अपने घर से लेके आएगा। हम पहले यहाँ पे सी के द्वारा लेके आएंगे 20,000 रुपए। ये होता है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी हो,
ठीक है। तो अब फर्म के पास टोटल एक 20 हो गए। अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ए में, बी में और सी में एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये तो होता है कि पार्टनर ने फर्म को गारंटी करी, जिसमें पार्टनर अपने नाम से बोलता है कि कम से कम मैं इतना कमा के दूंगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद होता है कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी करी, फर्म टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी करी तो ये मान लो कि इस बार जो है हमारे पास यहां पे प्रॉफिट है ही 1/20, प्रॉफिट दिया हुआ है 1/20, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इक्वल इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1, ठीक है। या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप ले लो 1:1:1 ही ले लो, चलो 1:1:1। तो कितना कितना बैठता है 40 40 40, ठीक है। ऐसा है। और ऐसा लिखा है कि सी को गारंटी थी 50,000 रुपए की, कि सी को कम से कम 50,000 मिलेंगे, तो मिल तो 40 रहे हैं, 10,000 कम रह रहे हैं। तो 10,000 रुपए की कमी जो है वो ए और बी मिलकर पूरी करेंगे। यानी जब रिमेनिंग पार्टनर किसी एक पार्टनर को गारंटी देते हैं उसको बोलते हैं कि पूरी फर्म ने किसी एक पार्टनर को गारंटी दी। अब यहां पे बच्चों केस दो बनते हैं, या तो डिसाइडेड रेशो में गारंटी देंगे या फिर कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाएगा। ठीक है। जैसे यहां पे 10,000 रुपए में क्वेश्चन साइलेंट था, कुछ नहीं हुआ, तो ए और बी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 1:1 में लाएंगे, 5,000 5,000। लेकिन अगर डिसाइडेड होता कि सर 2:1 में लाएंगे तो फिर 10,000 ए और बी 6,000 और 4,000 मतलब जो भी रेशो बनता 2:1 का। ठीक है। 6,000 4,000 तो आई गेस 3:2 हो गया, 3:2 ही लिख लो। कुछ भी डिसाइडेड रेशो अगर है, क्वेश्चन में दिया होगा कि डेफिशिएंसी अगर डिसाइडेड है तो उस हिसाब से चलेगा। और आखिरी क्या होता है पार्टनर टू पार्टनर। पार्टनर टू पार्टनर में क्या होता है, इसमें सपोज सी को गारंटी सिर्फ ए ने दी थी तो फिर ये ए में से कटेगा बस पैसा। ठीक है। तो गारंटी में 3 केसेस हैं। अगर पार्टनर बोले कि फर्म को कि मैं इतना लेके आऊंगा तो वो लेके आएगा, फर्म दे पार्टनर को या पार्टनर गारंटी दे पार्टनर को। तो ये बच्चों हमारे तीनों ही केसेस में पूरे के पूरे फंडामेंटल में आपको यही पढ़ना था। बेसिक्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स, गारंटी। इसको अच्छे से देख लो एक बार, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो। शाम को फिर हम इस पे सवाल भी निपटा लेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में जीएनजी की लिंक भी डाल दूंगा, तुम लोग एक बार कर भी लेना कि जीएनजी की वीडियोस भी निपटा लो। शाम को 8 बजे में तो समय है ना, तुम लोग जीएनजी की वीडियोस भी निपटा लेना, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। सॉर्टेड, डन। चलें गुडविल और पीएसआर पे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। अब गुडविल और पीएसआर पे चल रहे हैं। ठीक है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सर है क्या? ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, जिसमें सबसे पहला केस ही ये है कि अगर चेंज इन रेशो हो जाए, इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, कि एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों हम लोग बोलते हैं कि सपोज पहले जो रेशो था ए रेशो बी का वो बराबर बराबर था 1:1। अभी बी इतना टाइम नहीं दे सकता, तो इन्होंने डिसाइड करा कि अब रेशो जो है वो 3:2 हो जाएगा, यानी ए ज्यादा पैसा लेगा बी कम पैसा लेगा, ऐसा डिसाइड कर लिया। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि एक पार्टनर जो है अपना शेयर दूसरे पार्टनर को बेच रहा होता है कि ठीक है यार मैं इतना काम तो कर नहीं पाऊंगा, तो मेरे हिस्से का प्रॉफिट भी तू ही ले लेना। ठीक है। तो इसमें हम क्या सीखते हैं, इसमें हम सीखते हैं कि एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाल देते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके। क्वेश्चन में आपको ओल्ड भी दिया होगा, न्यू भी दिया होगा। तो ए और बी का ओल्ड कितना कितना है 1/2 1/2 और न्यू कितना कितना है 3/5 2/5, ऐसा है। अब देखो एलसीएम ले लो 10, एलसीएम ले लो 10, 5 - 6, यहां पे क्या आ जाएगा 5 - 4, तो माइनस का 1/10 और ये 1/10। अब आप कहां पे देखोगे, जहां पे आपने एलसीएम लिया है कि पहले ओल्ड है फिर न्यू है। ये 5 से 6 गेन कर गया, ये 5 से 4 सेक्रीफाइस कर गया। इसका मतलब बी ने अपना एक हिस्सा ए को बेच दिया। ठीक हो गया बेटा। तो अल्टीमेटली उस चीज का वो पैसा भी लेगा, तो उस चीज का पैसा लेगा तो हम लोग इसमें पढ़ते हैं गुडविल। गुडविल का कॉन्सेप्ट भाई, अगर वो अपना हिस्सा बेच रहा है, बी का एक शेयर कम हो रहा है, वो अपना शेयर इसको दे रहा है, तो वो उस चीज के पैसे तो लेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट फर्म कमाती है वो फर्म की गुडविल की वजह से कमाती है। तो गुडविल में जितना जितना उसने सेक्रीफाइस करा है उतना पैसा मांगेगा किससे, जिसने गेन करा। तो गुडविल की हम जर्नल एंट्री पढ़ते हैं गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा देगा
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो तुमको ध्यान रखना है कि गुडविल की एंट्री है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। अब सर ये एंट्री तो हो गई, गुडविल निकालते कैसे हैं वो अभी सिखा रहा हूं, चिंता मत करो। तीसरा हमारे पास होता है बच्चों रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। तीसरा हम इसमें पढ़ते हैं रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट है। सर रिजर्व्स तो इन्होंने बराबर बराबर बनाए होंगे और अभी रेशो चेंज हो रहा है, तो जो रिजर्व्स बनाए हुए हैं उसका क्या करें। तो बच्चों रिजर्व्स का जनरल ट्रीटमेंट ये होता है कि रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। जनरल ट्रीटमेंट ये होता है कि रिजर्व्स को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। एंट्री बनती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। अगर कोई पुराना प्रॉफिट या लॉस भी हो तो वो भी बटेगा। तो प्रॉफिट है तो पी एंड एल डेबिट। ये पी एंड एल का कौन सा बैलेंस है, ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डाल रहा हूं क्योंकि इनको पैसा मिल रहा है रिजर्व्स का, पी एंड एल का, ठीक है। और अगर होते लॉसेस होते तो कैपिटल को डेबिट करते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, सीधा सीधा हमारा ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और कभी कभी कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जैसी भी चीज होती है, ये भी एक फिक्टिशियस एसेट है, तो इसको भी हम राइट ऑफ ही कर देते हैं। ये रिजर्व्स बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, नहीं तो लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि रिजर्व्स की भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा होता है हम रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते, ये नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री हो जाए। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बच्चों, वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा रिजर्व्स का, अदरवाइज एडजस्टमेंट एंट्री अगर करने बोलेगा तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं तुमने निकालनी सीख ली, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ऐसे निकलती है, गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होनी है। रिजर्व्स के दो हो सकता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, अगर एडजस्टमेंट एंट्री करने बोले तो ऐसे कर दोगे, ठीक है। फिर हमारे पास चौथा कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है, चौथा कॉन्सेप्ट आता है बच्चों इसमें रीवैल्यूएशन। चौथा कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है, रीवैल्यूएशन। हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू भी करते हैं। क्यों करते हैं सर एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू, बच्चों रेशो चेंज हो रहा है। जब भी रेशो चेंज होता है तो पार्टनर बोलता है भाई चेक करो एसेट्स पहले कितने का था और अब कितने का है, लाइबिलिटी पहले कितने की थी अब कितने की है। फिर दोनों को चेक करके चेक करो कि प्रॉफिट या लॉस तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बांटो ना ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इसमें आप क्या करते हो, इस अकाउंट को अच्छे से देख लो क्योंकि ये हर चैप्टर में है, पेपर में आना ही आना है, तय है ये आना, ये तो पास कराने में सबसे आगे होता है। तो क्या होगा, अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में लिखना, क्योंकि क्रेडिट में सारे फायदे होते हैं। तो एसेट बढ़ा तो फायदा हो गया ना, लैंड बढ़ गया, बिल्डिंग बढ़ गया। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है तो भी उसको इधर ही लिख देना, क्योंकि ये भी फायदा है। कोई एसेट अनरिकॉर्डेड था, पहले बुक्स में नहीं था, बुक्स में लेके आ रहे हो, उसको भी यही लिख देना। इसी तरीके से अगर कोई एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो वो लॉस है, इधर लिखना, यहां आएगा एसेट कम हो रहा है तो। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो भी लॉस है, वो भी इधर ही आएगा। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करोगे ना, नुकसान है। अब क्या होगा सर, अब आपके पास यहां पे प्रॉफिट या लॉस ऑन रीवैल्यूएशन आ जाएगा। अगर बैलेंस डेबिट में आया तो उसको बोलूंगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। क्रेडिट में आया तो उसको बोलूंगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और ये जो लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है, और ये जो प्रॉफिट है ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लॉस आएगा तो लॉस बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि इधर सारी फायदे वाली चीजें हैं, प्लस प्लस वाली, और इधर सारी घाटे वाली चीजें हैं, लॉस लॉस वाली। सही है, परफेक्ट। इसके बाद बच्चों इस चैप्टर में पांचवी चीज कुछ नहीं है, पांचवी चीज इसके अंदर है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली जब शाम को क्वेश्चंस कराऊंगा
तो आपको वहां पे करने को मिल जाएगा। उसमें हम पहले क्या करते हैं, बैलेंसेस लिखते हैं, फिर रिजर्व्स को बांटते हैं, फिर हम लोग रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करते हैं और लास्ट में क्लोजिंग कर देते हैं। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ये है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में ये है। देन हम बात करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। लिखो जी, ये जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल है बच्चों, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे तीन मेथड जो है शुरू के वो प्रॉफिट्स पे हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो तीनों प्रॉफिट्स पे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। अगले दो कैपिटल पे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल निकाल सकते हो, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल निकाल सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाल सकते हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये बेटा तीनों में कांस्टेंट है। यहां पे क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। इसमें क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो यहां पे तीनों में ये कांस्टेंट है। सवाल किस में घूमेगा, एवरेज प्रॉफिट में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में और सुपर प्रॉफिट में। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकलेगा बेटा सम ऑफ प्रॉफिट्स, जितने भी आपने प्रॉफिट्स बनाए हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ये ध्यान रखना, आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ए का मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट्स। सर एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी आ जाती हैं इसके अंदर, बच्चों कुछ 7-8 एडजस्टमेंट्स हैं, तुमको पता होनी चाहिए। अगर किसी साल कोई एबनॉर्मल लॉस दिया है तो उसको वापस से ऐड बैक कर देना। एबनॉर्मल लॉस ने, वो लॉस नॉर्मली नहीं होता लेकिन उस साल हो गया, प्रॉफिट को कम कर दिया, तो सही करने के लिए जोड़ दो। अगर किसी साल कोई एबनॉर्मल गेन दिया है तो उसको उस साल माइनस कर देना। एबनॉर्मल गेन क्या है सर, कोई टैक्स का रिफंड आ गया, कोई इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, इस तरीके की चीजें। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखने की वजह से प्रॉफिट बढ़ के आ जाता है, तो सही करने के लिए कम कर देना। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब होता है बच्चे कि हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक को गलती से कम लिख दिया, कम लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो के आ जाता है, सही करने के लिए उसमें ऐड कर दो। ठीक है, इसके बाद क्या होता है हमारे पास, इसके बाद होता है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट कम है। ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन रिवर्स होता है। अगर ये ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम है, सही करने के लिए आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है यानी प्रॉफिट ज्यादा है, तो सही करने के लिए माइनस कर दो, सही करने के लिए माइनस कर दो। तो एबनॉर्मल लॉस जो है उसको ऐड बैक करेंगे, एबनॉर्मल गेन को डिडक्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो माइनस करेंगे, अंडर वैल्यूड है तो प्लस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्लस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर देंगे। परफेक्ट। अरे आप फिर आगे पढ़ने। इसके बाद क्या होता है बच्चों, ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है। उसके बाद होता है कि कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको हमने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं। जैसे रिपेयर, मैंने रिपेयर कराया इस बोर्ड को, वो मेरा P&L में लिखा जाना था, खर्चा था, वहां लिखा ही नहीं मैंने उसको गलती से बोर्ड के नाम से बैलेंस शीट में डाल दिया, एसेट में मिस्टेक कर दी, प्रॉफिट बढ़ के आ गया, सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा।
फिर जो मैंने उस पर डेप लगाया, अब एक्चुअल में तो वो एसेट था ही नहीं, वो हटाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही अगर उल्टा हुआ कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैंने ये बोर्ड खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको मुझे लिखना चाहिए था बैलेंस शीट में, मैंने इसको लिखा कहां, चार्ज टू रिपेयर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया, मैंने इसको रिपेयर मान लिया, गलती से खर्चे में लिख दिया, खर्चे में लिख दिया तो इसने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो सही करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करो। अब जो इस पे डेप लगेगा, जब इसको बैलेंस शीट में भेजूंगा तो वो माइनस होगा। तो टोटल 10 एडजस्टमेंट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी की पूरी डिटेल में मैंने सारी की सारी पढ़ाई हुई है, सारी मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गई होंगी, नहीं आई तो अभी समझ के चल लो सारी की सारी, ठीक है जी, परफेक्ट। अब देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, यहां पे निकलता है बच्चों सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। सर ये प्रॉफिट्स इनटू वेट्स क्या है, प्रॉफिट्स तो बेटा दिए हुए होंगे ना, वेट्स भी दिए होंगे, बस आप प्रॉफिट इनटू वेट कर लेना। वेट दिया होगा कि 2021 को 1 मान लो, 22 को 2 मान लो, 23 को 3 मान लो, 24 को 4 मान लो, ऐसा दिया होगा, तो प्रॉफिट्स इनटू वेट कर देना, ठीक है जी, परफेक्ट। उसके बाद सर ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट निकलता है बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट तो इससे निकाल दोगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, ये नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा 10%, 5%, 7%। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फिर से 2 अप्रोच है, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड में क्या करना है आपको, कैपिटल्स जितने भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है या करंट अकाउंट के बैलेंस है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, कोई P&L प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई रिजर्व दिया हुआ है, वो सब जोड़ दो, तो कैपिटल के बैलेंस, करंट के बैलेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सारे एसेट्स में से सारी लाइबिलिटीज हटा दो, तो आपके पास यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज या कैपिटल, करंट और रिजर्व्स एंड सरप्लस को जोड़ दो, ठीक है, परफेक्ट बच्चों, ये डन हो गया, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से तो गुडविल सीधा सीधा निकलती है, यहां से तो निकलती है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सिंपल, सुपर प्रॉफिट आपको यहां पे निकालना आया, ये रहा सुपर प्रॉफिट, NRR गिवन होगा 100 लगा देना। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है बेटा, इसी का तो खेल है, सारा खेल ही इसका है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि आपने जितना पैसा लगाया है उससे आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो, वही प्रॉफिट कमाने के लिए किसी दूसरे फर्म को कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू बोलते हैं। ये कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही तो मदद करेगा हमें ये बताने में कि नॉर्मल किसी फर्म को कितना टाइम लगता है इसको कमाने में, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो तुमने पैसा लगाया हुआ है वो तुम्हें निकालना आता ही है, नहीं दिया हुआ तो ऐसे निकाल लेना, बस हो गया काम। ये सारे के सारे बेटा गुडविल के फॉर्मूलाज हैं जो आपको गुडविल कैलकुलेट करने में हेल्प करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है, ये हमेशा गिवन होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, डन, परफेक्ट। तो ये बच्चों 2 चैप्टर्स में आपका सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक ही बारी में करा दिए जो आपको आने चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं जिसमें GNG वीडियोस दे रहा हूं, फंडामेंटल की और गुडविल PSR की, तो रात को 8 बजे तक या उसके बाद भी आज कंप्लीट कर लेना, ये 2 चैप्टर अच्छे से करने हैं, और रात को मैं आपको PYQs कराता हूं इन 2 चैप्टर्स के, ठीक हो गया बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।